गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट. ओके, माय नेम इज़ दीक्षित कालरा. माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8568000826. आई एम रनिंग माई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन द नेम ऑफ कालरा इंस्टीट्यूट इन राजपुरा. ओके, अगर आपको कभी भी किसी भी वे में किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट आता है, मतलब चाहे इनकम टैक्स हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर भी सेम नंबर है 8568300826. ठीक है, 8568300826. ओके, अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखनी है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो. मेरा यूट्यूब चैनल है दीक्षित कालरा के नेम से, DIXIT दीक्षित KALRA कालरा. दीक्षित कालरा के नाम से सर्च कर लो या आप कालरा इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च कर लो, KALRA कालरा INSTITUTE इंस्टीट्यूट. कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से भी आप सर्च कर सकते हो. दीक्षित कालरा या कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से आप सर्च करके मेरी सारी आप क्लासेस देख सकते हो. अगर आपको नॉर्मल कोई छोटा मोटा कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप मेरे से वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. ओके, आज का टॉपिक क्या है हमारा? असेसमेंट ऑफ फॉर्म. असेसमेंट ऑफ फॉर्म्स. लास्ट क्लास में मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का भी क्लास लगाई थी, एक असेसमेंट ऑफ HUF की लगा दी. आज है मेरा असेसमेंट ऑफ फॉर्म्स का, इंक्लूडिंग LLP. फॉर्म की असेसमेंट कैसे होती है, उसमें LLP को इंक्लूड करना है. फॉर्म क्या होती है, LLP क्या होती है, प्रॉपर डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म. मेनली हम यहाँ पे फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे प्रोप्राइटरशिप. मेनली जो पार्टनरशिप होती है उसी के केस में ही हमारी ये असेसमेंट होती है. अदरवाइज जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो इंडिविजुअल के नेम से ही होती है. ठीक है, हम यहाँ पे पार्टनरशिप बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म की इंक्लूडिंग LLP. सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं. क्लियर है? वो मिलके एक बिज़नेस करते हैं. ठीक है, जो कि जब बिज़नेस करते हैं उससे पहले वो एक डीड बनाते हैं. डीड मतलब एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें हर डिटेल लिखी जाती है. आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, आपको कितनी सैलरी मिलेगी. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है. क्लियर है? लेकिन इसमें कंडीशंस होती हैं. अगर आपने पार्टनरशिप डीड कर भी ली, लेकिन उसमें भी कोई रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, कि आपने किस हिसाब से सैलरी देनी, किस हिसाब से आपने इंटरेस्ट देना. ठीक है, आप एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफाइड रेट है उससे ज़्यादा आप टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं दे सकते. क्लियर है? सैलरी भी एक लिमिट होती है कि आप इतनी सैलरी दे सकते हो. क्लियर है? इसमें क्या है, LLP क्या होती है? फॉर्म आपको पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. लेकिन हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं जो एक मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसमें एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है. ठीक है, फॉर्म को जो डिफाइन कर रखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन कर रखा है. ठीक है, और एक LLP होती है. LLP स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको डिफाइन किया गया है लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 में. क्लियर? 1932 पार्टनरशिप का हो गया, 2008 LLP का हो गया. क्लियर है? इसमें पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स जो इंडिविजुअल वगैरह कोई भी अगर मिलके जो पार्टनरशिप बना रहे हैं वो पार्टनर्स होते हैं. क्लियर है? आपको फॉर्म का मतलब पता लग गया, LLP का मतलब पता लग गया, और पार्टनर का पता लग गया कि पार्टनर क्या होता है. इसको जो पार्टनर्स है इसको भी 1932 में प्रॉपर डिफाइन कर रखा है. 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करते हैं वो हमारे पार्टनर का अकाउंट होते हैं. जिनका प्रॉफिट में शेयर होता है या कोई भी सैलरी अर्न कर रहे हैं तो वो हमारे पार्टनर माने जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के. क्लियर है? नेक्स्ट है, हमने पार्टनरशिप एक्ट को, अगर हमने पार्टनरशिप को डिफाइन करना हो, हमने पहले क्या पार्टनरशिप फॉर्म डिफाइन कर दी. ठीक है, पार्टनरशिप डिफाइन को हम प्रॉपर 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहिए. तो क्या होता है इसमें? क्या है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलके एग्रीमेंट करते हैं. क्लियर है? एग्रीमेंट करते हैं तो पार्टनरशिप बनती है. एग्रीमेंट होगा तो पार्टनरशिप, अदरवाइज नहीं है. नेक्स्ट है, उन दोनों में एक एग्रीमेंट एंटर, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होना चाहिए, उनका एग्रीमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट है, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस और प्रोफेशन कैरी कर रहे हो, मतलब वो प्रोफेशन या बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल दी, जो बिजनेस है पूरा का पूरा सारे के सारे पार्टनर्स चला रहे हो या पार्टनर्स के बिहाफ पे और चला रहे हो, मतलब हम सारे चला रहे हैं एक दूसरे के बिहाफ पे. चार पार्टनर है, चारों ही काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं. क्लियर है?
नेक्स्ट है दी एग्रीमेंट फॉर शेयर। जो एग्रीमेंट हो रहा है वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए होना चाहिए कि हाँ इतना प्रॉफिट आया, इतना प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आया लॉस आएगा तो हमारे में इतना शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर इतना प्रॉफिट आएगा तो इतने शेयर में, लॉस आएगा तो भी उसी के अकॉर्डिंग सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। इट इज़ लाइक अ कंपनी। पार्टनरशिप है लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटीज़ की अलग से एंटिटी काउंट होती है कि LLP एक अलग है, नॉट अ फर्म से अलग है लेकिन प्रॉपर वे में ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन इसको सेपरेट एंटिटी माना जाता है। क्लियर है। इसको जो डिफाइन किया गया है, जो ये कवर होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में होता है। लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है, LLP के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है एज पर एक्ट 2008, LLP एक्ट 2008, ठीक है। इसमें क्या है, इसको रजिस्ट्रार कराना पड़ता है जिस जगह उसका LLP का मेन हेड ऑफिस है, मतलब उस कंपनी का हेड ऑफिस है, वहाँ के रजिस्ट्रार से उसको क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी टू हैव पैन। अब क्या होगा, इनको पैन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर फर्म है चाहे LLP है, इनको अलग से एक सेपरेट पैन की ज़रूरत होती है क्योंकि इनकी रिटर्न अलग से जाती है। जैसे इनकी रिटर्न जाएगी उसके अकॉर्डिंग इनको अपना पैन सबमिट करना पड़ता है। मतलब फर्म का अलग बनेगा, पार्टनरशिप फर्म का जो 4 डिजिट होता है वो होगा F, ठीक है। LLP का होगा L। तो इनका अपना अलग से पैन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिटर्न फाइल कर सके। क्लियर है। ये तो हो गया कि पैन की हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे आगे पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है। पार्टनरशिप जो होती है 2 टाइप्स की होती है। जो पार्टनरशिप, एक तो उसमें पार्टनरशिप 2 टाइप्स की होती है। एक तो 184 की जो कंडीशन पूरी करती है, जो दूसरी होती है 184 की कंडीशन फुलफिल नहीं करती, मतलब 185 की काउंट होती है। एक 185 की होती है, एक 185 की होती है। जो 184 की फॉर्म होती है वो क्या होती है, जो 184 में कवर होती है वो उसने क्या किया होता है, अगर उसने किसी भी फॉर्म ने अपनी पार्टनरशिप डीड सबमिट कर रखी है, ठीक है, उसमें प्रॉपर शेयर और प्रॉफिट दिखा रखा है कि कितना शेयर किसको मिलेगा, कितना शेयर किसको मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर साइन हो रखी है एक्सेप्ट अ माइनर चाइल्ड को छोड़ के सभी पार्टनर्स इस पर साइन कर रखा है, ठीक है। इसमें प्रॉपर वे में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी है, ठीक है। पार्टनर्स की डिटेल दे रखी है, सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर चीज़ की डिटेल दे रखी है, ठीक है। जो कि 144 में असेस नहीं हो रखी, 140 मतलब जिसके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हो रखी, तो वो 184 में कवर होती है। क्लियर है। ये होगी 184, मतलब पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, प्रॉपर पार्टनर्स की डिटेल होनी चाहिए, पार्टनरशिप जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयर रेशियो वो होनी चाहिए, माइनर पार्टनर को छोड़ के सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए। क्लियर है। और इसके ऊपर 144 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हुई होनी चाहिए। क्लियर है। ये होगी 184 की। 185 की कौन सी होती है, जो 184 की कंडीशन फुलफिल नहीं करती, कंडीशन फुलफिल नहीं करती, और जो फर्म 144 में असेस हो रखी होती है। क्लियर है। जिस पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रखी होती है 144 के अंडर, तो 185 की काउंट होती है, मतलब उसने 184 की कंडीशन भी फुलफिल नहीं की और 144 में उसकी असेसमेंट हो रखी है। क्लियर है। ये तो हो गया हमारा 184 वाली और 185 वाली। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट क्या होता है पार्टनरशिप के इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसमें क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इसमें मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, रिटर्न में लिखा होता है, फिर स्टैम्प पेपर में सब कुछ प्रॉपर साइन होते हैं सब कुछ, ठीक है। इसमें प्रॉपर जगह साइन होते हैं, मतलब इसमें माइनर पार्टनर के साइन नहीं होते, बाकी सभी के साइन होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कभी भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो डिसोल्यूशन पे भी सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि अगर कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उसके लीगल हायर होते हैं, वो उस पार्टनरशिप डीड पे साइन कर देंगे। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई जो पार्टनरशिप फर्म है वो 184 की कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल नहीं करती, तो कौन सी मानी जाती है, 185 की।
अगर वो 185 की बन गई, अगर 184 की है तो उसको रूल्स के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह सब कुछ अलाउड होता है। लेकिन जो 185 में होती है उसके लिए क्या क्या होता है, जो 185 में है उसको जो हम रेमुनरेशन पे कर रहे हैं, अगर 185 वाली फॉर्म रेमुनरेशन पे कर रही है तो उस रेमुनरेशन पे कर रही है 40B के अंडर, 40 सबसेक्शन B में, तो उसको एज एन एक्सपेंस अलाउड नहीं होती। ठीक है, मान लो कोई भी उसने इंटरेस्ट पे किया अपने पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं होता। कोई भी सैलरी पे किया, कुछ भी एक्सपेंस किया, तो वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाते हैं 185 के लिए। लेकिन ये सारे के सारे एक्सपेंसेस 184 के लिए अलाउड होते हैं एज़ पर रूल्स। मान लो 184 में जैसे 12% तक इंटरेस्ट अलाउड है कैपिटल पे, लेकिन इस पर कुछ भी अलाउड नहीं है। क्लियर है? लेकिन 185 वाली फर्म को टैक्स वैसे ही पे करना है जैसे 184 वाली पे कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए और बिजनेस डिसकंटिन्यू, बिजनेस फर्म डिसॉल्व या बिजनेस डिसकंटिन्यू, इसमें क्या होता है, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, मान लो कि जब डिसॉल्व हो रही है इमीडिएटली उससे पहले जो जो पार्टनर थे उन सभी के साइन होंगे और सारे के सारे लायबल होंगे। क्लियर है? इसमें क्या होता है, अगर हमें पता लग गया कि हमें फॉर्म क्या होती है, LLP क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, हमें सब पता लग गया पार्टनर क्या होते हैं, 184 की फॉर्म कौन सी है, 185 की फॉर्म कौन सी है, उनमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पार्टनरशिप के इंस्ट्रूमेंट क्या है, फॉर्म डिसॉल्व हो जाए तो क्या होता है, सब पता लग गया। लेकिन इसमें चाहे 184 की है चाहे 185 की है, चलो 185 को तो चलो अलाउड ही नहीं होता कुछ, लेकिन 184 की जो फॉर्म है, जो पार्टनरशिप डीड दे रही है, सब कुछ कर रही है, जिसको सारे एक्सपेंसेस अलाउड हैं, लेकिन अगर ये रेमुनरेशन पे कर रही है अपने पार्टनर्स को, वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन पे होती है और किसी को नहीं होती। ये अपने पार्टनर्स को अगर सैलरी रेमुनरेशन पे कर रही है तो उसके लिए कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी 184 वाली फॉर्म को। उसमें क्या होता है, मान लो आप किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन पे कर रहे हो, जो उसको रेमुनरेशन पे कर रहे हो उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होगी। जो सैलरी आप पे कर रहे हो उसकी जो कैलकुलेशन है वो बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होगी। बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही आप उसको सैलरी पे कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर सैलरी पे करोगे तो आपके लिए वो डिसअलाउड हो जाएगी। क्लियर है? बुक प्रॉफिट होता क्या है, ध्यान से सुनना। बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट वो है जो कि नेट प्रॉफिट में कुछ ऐसे डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होते हैं और डिसअलाउड इनकम्स होती हैं जिनको ऐड बैक करके उसको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करके ही हम उसके अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें सैलरी निकालनी है तो हमें बुक प्रॉफिट पता होना चाहिए। बुक प्रॉफिट क्या होता है? जब हमने बुक प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले हमने जो नेट प्रॉफिट निकाल रखा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रखा है, नेट प्रॉफिट निकाल रखा है, तो नेट प्रॉफिट में क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें वो इनकम्स डिडक्ट कर देंगे जो हमारी अदर सोर्सेज, अदर इनकम्स है। अदर इनकम्स मतलब इसमें अगर PGBP वाली इनकम है तो ऐड होगी, अगर कोई और है, सैलरी की है, कैपिटल गेन है, HP है, अदर सोर्सेज, वो इनकम इसमें ऐड नहीं होती। वो सारी की सारी इनकम्स डिडक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या करने, ऐड कर देने हैं जो ऑलरेडी डेबिट हो रखे हैं, ऑलरेडी जो माइनस कर रखे हैं वो ऐड कर देने अगर वो डिसअलाउड हैं। क्लियर है? जो डिसअलाउड हैं, जो कि अलाउड नहीं है एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए, जो माइनस करने के लिए अलाउ नहीं है एक्सपेंसेस, अगर उनको हमने माइनस कर रखा है तो उनको ऐड कर दो। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कोई हमारा पर्सनल एक्सपेंस है, तो पर्सनल एक्सपेंस हमें अलाउड नहीं है तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या हम करेंगे, उसको माइनस जो हमने कर रखा है उसको वापस ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। क्लियर है? उसको वापस ऐड कर देंगे तो हमारा बुक प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन इसमें कुछ और भी होते हैं, मान लो कि कुछ हमने इनकम दिखा रखी है जो हमें अलाउड नहीं है। ठीक है, हमने इनकम ये दिखा ही नहीं सकते, डिविडेंड वगैरह है, कुछ भी है जो बिजनेस इनकम नहीं है, तो सारी की सारी हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? मान लो 184 की बात कर रहा हूँ, 85 में कुछ भी अलाउड नहीं है। मान लो कि हमने इंटरेस्ट पे करना था कैपिटल पे, जो मैक्सिमम अलाउड है 12%, कैपिटल का 12% से ज़्यादा हम इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते पार्टनर्स को। क्लियर है? और 12% से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो जो 12% से ज़्यादा वाला होगा, जो 12% से ज़्यादा वाला होगा वो हमें अलाउड नहीं होगा। वो क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे किसमें, नेट प्रॉफिट में।
क्यों? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। क्लियर? क्योंकि हमें 12% तक अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट करते हैं बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन कैसे होती है। कंप्यूटेशन मैंने आपको जस्ट बता दिया कि क्या क्या मेनली कंप्यूटेशन वैसे ही है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना, उसमें जो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है वो ऐड कर देना, जो डिसअलाउड इनकम है वो माइनस कर देना, अदर इनकम से मतलब पीजीबीपी के अलावा कोई भी इनकम है तो सारी की सारी माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज़्यादा दे रखा है, जितना ज़्यादा दे रखा है 12% से मतलब 14 दे रखा है तो 2% ऐड हो जाएगा, मतलब 12 अलाउड है, 12 माइनस किया जा सकता है, उससे ज़्यादा माइनस कर रखा है तो वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन होगी, बुक प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा लिमिट्स। लिमिट्स क्या है? मान लो कि हमने किसी भी पार्टनर को सैलरी देनी, तो उसमें क्या होता है, बुक प्रॉफिट निकाल लिया तो बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही हमने सैलरी पे करनी होती है। क्लियर है? उसमें क्या होता है, मान लो कि हम किसी पार्टनर को सैलरी पे करें, सिर्फ वर्किंग पार्टनर को ही सैलरी पे होगी और किसको हम सैलरी पे नहीं कर सकते। क्लियर? किसी भी पार्टनर को हमने सैलरी पे की। क्लियर है? उसमें क्या है, मान लो कि हमने उसको सैलरी पे करनी है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कितनी सैलरी पे करनी चाहिए। क्लियर है? इसमें क्या होता है, मान लो कि जो हमारा बुक प्रॉफिट है 3 लाख या 3 लाख से कम है या लॉस भी है, तो उस केस में हम 90% ऑफ द प्रॉफिट और या 1,50,000 विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उतनी हम सैलरी दे सकते हैं। क्लियर है? दूसरा केस, अगर हमारा 3 लाख से ज़्यादा है तो 3 लाख तक तो क्या है, 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज मोर। जो 3 लाख से ज़्यादा वाला होगा, मान लो 5 लाख है तो 3 लाख का तो 90% 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज 2,70,000। क्लियर है? नेक्स्ट का जो 2 लाख रहेगा, 2 लाख का 60% मतलब 3 लाख से जितना भी ऊपर होगा उसका 60% हम सैलरी पे कर सकते हैं, इससे ऊपर सैलरी पे नहीं कर सकते। क्लियर है? आपको एक बार रीड करवा देता हूँ ये पूरा, ये वाला जो लिमिट्स है। लिमिट्स ऑन पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। पहला जो हमारा 3 लाख का प्रॉफिट है, जो बुक प्रॉफिट हमारा जो पहला 3 लाख का है, या हमारा कोई लॉस है 3 लाख तक का प्रॉफिट है या हम लॉस में भी हैं, तो उसमें हम कितनी सैलरी पे कर सकते हैं, ₹1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर मोर। 3 लाख तक का प्रॉफिट है या लॉस है तो उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट है उसका 90% या 1,50,000 जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो हम दिखा सकते हैं, मतलब मिनिमम 1,50,000 हम दिखा सकते हैं। ठीक है? ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट मतलब 3 लाख के ऊपर वाला, मतलब 5 लाख, मान लो 5 लाख प्रॉफिट है तो 3 लाख का तो हमने ट्रीटमेंट कर दिया, जो बैलेंस 2 लाख बचा, 2 लाख का 60%, मतलब जितना भी बैलेंस 3 लाख से ऊपर होगा उसका 60% हम एज अ सैलरी दिखा सकते हैं। क्लियर है? इसमें क्या है, नोट देखो, लिमिट ऑफ सेक्शन 40B इज कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेम्यूनरेशन विच एवर लेस। जो ये हमारी 40B की होती है पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन होती है, हम 40B की सारी रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, 40B की हमने कैलकुलेट की, अगर हमने जो एक्चुअल में सैलरी पे कर रखी है वो अगर ज़्यादा एक्चुअल वाली तो हम 40B वाली दिखाएंगे, अगर 40B वाली ज़्यादा है, 40B वाली ज़्यादा है तो एक्चुअल हमने दिखा रखे तो एक्चुअली दिखाएंगे, मतलब जो दोनों में से कम होगी वो हम दिखा देंगे। वैसे इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें क्या होता है, अगर एक्चुअल दिखा रखी है अगर वो 40B से कम है तो ठीक है, अगर 40B से ज़्यादा है तो 40B दिखाना, मतलब 40B से ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फॉर्म LLP। अब मैं इसमें कंप्यूटेशन दिखा रहा हूँ 184 की भी करा रहा हूँ, 185 की, दोनों की सेम है, मतलब ये सारे के सारे जो प्रॉपर पॉइंट्स कराऊंगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट से 184 और 185 की दोनों की सेम है। सबसे पहले क्या, इनकम इज कंप्यूटेड हेडवाइज, इसमें इनकम हेडवाइज कंप्यूट की जाती है। सैलरी पार्टनर को फॉर्म कैन नॉट हैव एनी सैलरी इनकम, सैलरी नहीं मिलती तो इसकी सैलरी कोई इनकम नहीं होती। नेक्स्ट है फॉर्म कैन नॉट हैव सेल्फ, इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, कोई हाउस नहीं होता तो इसकी HP की कोई इनकम नहीं दिखाते तो इसको पीजीबीपी इनकम में ही कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट पीजीबीपी इनकम, इसकी पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करो। कैलकुलेट इनकम अंडर द कैपिटल गेन की अगर कोई इनकम है तो वो कैलकुलेट करो, और उसकी जो एग्जम्पशन बनती है 54, 54B, 54F की, वो एग्जम्पशंस ले लो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज कंप्यूटेड इन सेम मैनर, जो इसकी इनकम आती है मतलब जो भी अदर सोर्स इनकम वो उसको उसी मैनर में कैलकुलेट कर दो। अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का जो भी प्रोविजंस होते हैं वो अप्लाई कर दो। नेक्स्ट है क्लेम द फॉलोइंग कंडीशंस,
इसको सारी की सारी ये जो डिडक्शंस लिख रखी हैं 80G 80GGA 80GGC 80IA 80IAB 80IB 80IBA 80IC 80ID 80IE 80JJA 80JJAA, ये सारी डिडक्शन मिली है। 184 के लिए भी यही है, 185 के लिए भी यही कंडीशन है। क्लियर है। लेकिन पीजीपीपी इनकम कैलकुलेट करने में डिफरेंस होता है कि क्योंकि 184 वालों को सारे एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउड है, ऊपर वाला अलाउड नहीं, बाकी सब कुछ अलाउड होता है। एक्टिव पार्टनर्स को सैलरी भी अलाउड होती है, लेकिन 185 में अलाउड नहीं होता। टैक्स रेट्स क्या है, इसको 30% टैक्स देना, कोई भी एग्जामिशन लिमिट नहीं मिलती। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर उस पर एसटीटी पे कर रखा है तो 15% उस पर, कैजुअल इनकम पे 30%। इसमें सरचार्ज आप ऐड कर दो, जितना भी टैक्स बना। सरचार्ज कब ऐड करना है, जब फर्म और एलएलपी की जो इनकम है 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो 12% से टैक्स का 12% बीच में ऐड कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन सेस 2%, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%, हेल्थ सेस 1%, 4% उसमें सेस ऐड कर दो। पहले सरचार्ज ऐड करो फिर सेस, अगर सरचार्ज हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। नेक्स्ट आती है असेसमेंट ऑफ फर्म और एलएलपी अंडर सेक्शन 185। इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ क्या होती है। 185 की क्या होती है, पहले मैंने आपको कराई 184 की। 185 और 4 में क्या डिफरेंस है। 185 में क्या होता है, 184 में होता है पार्टनरशिप डीड देते हैं, इसमें पार्टनरशिप डीड नहीं देते। उसमें एक्सपेंसेस अलाउड है 184 में, सैलरी वगैरह रेम्युनरेशन एक्टिव पार्टनर्स को दे रहे हैं, अलाउड है। इसमें कुछ भी अलाउड नहीं है, उसमें सब सारे खर्चे अलाउड है। इसमें रेंट सिर्फ 185 में रेंट अलाउड है, अगर प्रेमिसेस को यूज़ करने के लिए हम कोई रेंट पे कर रहे हैं तो। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर उसमें पार्टनरशिप डीड कर रखी तो 184 डीड के कोई एक्सपेंसेस है 184 में अलाउड है, 185 में अलाउड नहीं है। क्यों, इसने कोई पार्टनरशिप डीड की ही नहीं तो अलाउड कहाँ से हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ 12% अलाउड है 84 में, इसमें 184 में, 185 में बिल्कुल डिसअलाउड है। ठीक है, वहाँ 12% तक अलाउड है। ठीक है। रेम्युनरेशन हमने पे कर रखी है 184 में 40B के अकॉर्डिंग अलाउड है, लेकिन इसमें अलाउड नहीं है। जो अब कंप्यूटेशंस है, टोटल इनकम की कंप्यूटेशन एलएलपी की फर्म की 185 की सेम एज इट इज़ वैसे है जैसे मैंने अभी 184 की कराई, लेकिन पीजीबी की इनकम कैलकुलेट कैसे करनी है, जो एक्सपेंस अलाउड है अलाउड करो, नहीं है तो नहीं करो। 184 में सारे अलाउड होते हैं, लेकिन 185 में अलाउड नहीं होते, सिर्फ रेंट अलाउड होता है 185 की फर्म में। सेम का सेम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जैसे उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करते हो सेम एज इट इज़ इसकी भी वैसे ही वैसे हेड वाइज कैलकुलेट करना, सैलरी की करना, ये वो उसमें डिडक्शन क्लेम करना, सेट ऑफ करना, ये सब कुछ सेम है, टोटली डिट्टो सेम है। टैक्स रेट्स भी वैसे हैं, जो फर्म की एलएलपी की इनकम है उस पर 30% है, 30% है, उसको कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलती। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एसटीटी पे नहीं कर रखा तो 15% है, कैजुअल इनकम में 30% है, 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो जाती है तो 12% ऑफ टैक्स सरचार्ज लग जाएगा, उसके बाद आपका 4% सेस लग जाएगा। क्लियर है। ओके, थैंक यू।